पेश है मुंशी प्रेमचंद की कहानी होली की छुट्टी, एपिसोड 2। मैं अपने मोर्चे पर कायम रहा। समझाने बुझाने, डराने धमकाने और जवाब तलब किए जाने के हथियारों का मुझ पर असर न हुआ। 19 को ज्यों ही स्कूल बंद हुआ, मैंने हेडमास्टर साहब को सलाम भी न किया और चुपके से अपने डेरे पर चला आया। उन्हें सलाम करने जाता तो वो एक न एक काम निकाल कर मुझे रोक लेते। रजिस्टर में फीस की मिजाज लगाते जाओ, औसत हाजिरी निकालते जाओ, लड़कों की कापियाँ जमा करके उन पर संशोधन और तारीख सब पूरी कर दो। गोया मेरा आखिरी सफ़र है और मुझे ज़िंदगी के सारे काम अभी ख़त्म कर देने चाहिए। मकान पर आकर मैंने चटपट अपनी किताबों की पोटली उठाई, अपना हल्का लिहाफ कंधे पर रखा और स्टेशन के लिए चल पड़ा। गाड़ी 5:05 पर जाती थी। स्कूल की घड़ी हाजिरी के वक्त हमेशा आधा घंटा तेज और छुट्टी के वक्त आधा घंटा सुस्त रहती थी। 4 बजे स्कूल बंद हुआ था। मेरे ख्याल में स्टेशन पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त था। फिर भी मुसाफिरों को गाड़ी की तरह से आम तौर पर जो अंदेशा लगा रहता है और जो घड़ी हाथ में होने पर भी और गाड़ी का वक्त ठीक मालूम होने पर भी दूर से किसी गाड़ी की गड़गड़ाहट या सीटी सुनकर कदमों को तेज और दिल को परेशान कर दिया करता है, वह मुझे भी लगा हुआ था। किताबों की पोटली भारी थी, उस पर कंधे पर लिहाफ, बार बार हाथ बदलता और लपका चला जाता था। यहाँ तक कि स्टेशन कोई 2 फरलांग से नज़र आया। सिग्नल डाउन था। मेरी हिम्मत भी उस सिग्नल की तरह डाउन हो गई। उम्र के तकाजे से 100 कदम दौड़ा ज़रूर, मगर यह निराशा की हिम्मत थी। मेरे देखते देखते गाड़ी आई, 1 मिनट ठहरी और रवाना हो गई। स्कूल की घड़ी यकीनन आज और दिनों से भी ज़्यादा सुस्त थी। अब स्टेशन पर जाना बेकार था। दूसरी गाड़ी 11 बजे रात को आएगी। मेरे घर वाले स्टेशन पर कोई बाहर 12 बजे पहुंचेगी और वहां से मकान पर जाते जाते 1 बज जाएगा। इस सन्नाटे में रास्ता चलना भी एक मोर्चा था जिसे जीतने की मुझ में हिम्मत न थी। जी में तो आया कि चलकर हेडमास्टर को आड़े हाथों लूं, मगर जब्त किया और चलने के लिए तैयार हो गया। कुल 12 मील ही तो हैं। अगर 2 मील की घंटा भी चलूं तो 6 घंटों में घर पहुंच सकता हूं। अभी 5 बजे हैं, ज़रा कदम बढ़ाता जाऊं तो 10 बजे यकीनन पहुंच जाऊंगा। अम्मा और मुन्नू मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। पहुंचते ही गरम गरम खाना मिलेगा। कोल्हड़े में गुड़ पक रहा होगा, वहाँ से गरम गरम रस पीने को आ जाएगा। और जब लोग सुनेंगे कि मैं इतनी दूर पैदल आया हूँ तो उन्हें कितना अचरज होगा। मैंने फौरन गंगा की तरफ पैर बढ़ाया। यह कस्बा नदी के किनारे था और मेरे गांव की सड़क नदी के उस पार से थी।
मुझे इस रास्ते से जाने का कभी संयोग न हुआ था, मगर इतना सुना था कि कच्ची सड़क सीधी चली जाती है। परेशानी की कोई बात न थी, 10 मिनट में नाव पार पहुंचा जाएगी और बस फर्राटे भरता चल दूंगा। 12 मील कहने को तो होते हैं, है तो कुछ कुल 6 कोस। मगर घाट पर पहुंचा तो नाव में से आधे मुसाफिर भी न बैठे थे। मैं कूद कर जा बैठा, खेवे के पैसे भी निकाल कर दे दिए, लेकिन नाव है कि वहीं अचल ठहरी हुई है। मुसाफिरों की संख्या काफ़ी नहीं है। कैसे खुले लोग तहसील और कचहरी से आते जाते हैं और बैठते जाते हैं, और मैं हूँ कि अंदर ही अंदर भुना जाता हूँ। सूरज नीचे दौड़ा चला जा रहा है, गोया मुझे बाजी लगाए हुए हैं। अभी सफ़ेद था, फिर पीला होना शुरू हुआ और देखते देखते लाल हो गया। नदी के उस पार क्षितिज पर लटका हुआ जैसे कोई डोल कुएं पर लटका रहा है। हवा में कुछ खुनकी भी आ गई, कुछ भी मालूम होने लगी। मैंने आज घर जाने की खुशी और हड़बड़ी में रोटियां ना पकाई थी। सोचा था कि शाम को तो घर पहुंच जाऊंगा, लाओ 1 पैसे के चने लेकर खा लूं। उन दानों ने इतनी देर तक तो साथ दिया, अब पेट की पेचीदगियों में जाकर न जाने कहाँ गुम हो गए। मगर क्या गम है, रास्ते में क्या दुकानें ना होंगी, 2-4 पैसों की मिठाइयाँ लेकर खा लूँगा। जब नाव उस किनारे पहुँची तो सूरज की सिर्फ आखिरी सांस बाकी थी। हालांकि नदी का पाट बिल्कुल पेंदे में चिपट कर रह गया था। मैंने पोटली उठाई और तेजी से चला। दोनों तरफ चने के खेत थे, जिनके ऊटे फूलों पर ओस का हल्का सा पर्दा पड़ चला था। बेअख्तियार एक खेत में घुसकर बूट उखाड़ लिए और टूटता हुआ भागा।